हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज एक न्यू बीएल मनवा स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर कि आप सभी को ये मनवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। चैप्टर की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 2025 में पूरी दुनिया में एक कोविड वायरस फैल गया, जिसकी वजह से ह्यूमंस ज़ॉम्बीज में चेंज होने लगे। ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक था। गवर्नमेंट ने फौरन ही एंटीबॉडीज़ पर काम करना स्टार्ट कर दिया, मगर वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन को ही बचा पाए। इस डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट यूनाइट हो गई। उन्होंने खुद को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन ही एक अंडरग्राउंड मैसिव सिटी बना ली। अब हम उस सिटी को देखते हैं जहाँ पर ह्यूमंस ने एक लॉस्ट बायोलॉजिकल रिसाइकल सिस्टम तैयार कर रखा था। इसी तरह अंडरग्राउंड एक नया दौर स्टार्ट हुआ। ये सिटी देखने में नॉर्मल सिटी की तरह ही लग रही थी। इसी तरह रहते हुए 150 साल गुजर चुके थे। प्रेजेंट में हम ज़मीन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक फॉरेस्ट में प्लेन क्रैश हुआ था। क्रैश की वॉइस को सुनकर बहुत से ज़ॉम्बीज उस प्लेन के चारों तरफ जमा हो चुके थे और वो एग्रेसिवली उस प्लेन के अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे। हम देखते हैं कि उस प्लेन में कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी ज़ॉम्बीज को देखकर बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वो डर के मारे कांप रहे थे और बोल रहे थे कि हम यहाँ नहीं मरना चाहते। उनमें से एक स्टूडेंट जल्दी से खड़ा होकर उन सभी को शांत करते हुए कहता है कि बोलना बंद करो। जितना हो सके हमें ऑक्सीजन का कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि हम रेस्क्यू टीम के आने तक जिंदा रह सके। हम देखते हैं कि उन्हीं स्टूडेंट्स में हमारा मेन लीड जाओ यान भी था, जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो मन में सोच रहा था कि 1 घंटा गुजर चुका है और अभी तक स्पेशल फोर्स नहीं पहुंची। ऐसा भी हो सकता है कि अथॉरिटीज हमें रेस्क्यू करने के लिए कोई भी टीम सेंड नहीं करने वाली। उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर तो लग रहा था कि शायद उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। जायान अपने नाउम्मीद फेस के साथ साय करते हुए ऊपर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज की प्रेजेंस फील हो रही थी, जो कंटिन्यूसली अंदर आने का ट्राई कर रहे थे। जायान उन्हें देखते हुए सोचने लगता है कि अचानक से मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट क्यों हो रहा है। काश मैं जानबूझकर एकेडमी में अपनी रैंकिंग कम न करता। अगर इस क्राफ्ट में कोई ए रैंक का स्टूडेंट होता तो काफ़ी देर पहले ही रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच जानी थी। आफ्टर ऑल रेस्क्यू करने के लिए सबसे कीमती चीज़ टैलेंट है। इतने में बाहर से एक जोरदार आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट इधर उधर देखने लगते हैं कि अचानक से क्या हुआ। जायान बोलता है, ये तो वही हैं, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ काफ़ी रिलीव्ड फील करते हैं, क्योंकि अब उनकी जान बच जाएगी। जायान विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था कि इतने में उसे एक तेज़ फ्लैश दिखाई देती है, जिस फ्लैश की वजह से देखते ही देखते विंडो के बाहर जो ज़ॉम्बी था उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हमारे मेन लीड हाइन बर्टन ने किया था। वो अटैक करते हुए सीरियस लुक के साथ साइड आई से हाइन की तरफ देखता है और वहाँ से दूर चला जाता है। जब कोविड वायरस स्टार्ट हुआ था तो ह्यूमंस ने एटॉमिक बम के साथ इस वायरस को रोकने का ट्राई किया था, मगर इसके नतीजे बहुत भयानक निकले। एटॉमिक बम के न्यूक्लियर रेडिएशंस और हीट को ऑब्जॉर्व करने के बाद ये वायरस और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था। इसी तरह ज़ॉम्बीज के खिलाफ ऐसी मिसाइल्स का यूज़ करना जो कि हीट जनरेट करती हैं, जैसे कि बुलेट्स और मिसाइल्स, ज़ॉम्बीज को डैमेज देने की बजाय उनकी हीलिंग एबिलिटी को इन्हेंस कर देती हैं। इसीलिए टास्क फोर्स के लिए स्पेशल कूल्ड वेपन बनाए गए। एक टास्क फोर्स जितने ज़्यादा एरिया से ज़ॉम्बीज को क्लियर कर सकती है, उसी को ध्यान में रखते हुए इनके लिए ज़मीन पर बेस भी बनाए गए हैं। वो बेरहम दरिंदे हैं, ऐसे कूल ब्लडेड टूल्स हैं जिन्हें के मार काट के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी कहीं कोई डिज़ास्टर होता है तो सिर्फ यही उसे कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। क्राफ्ट के अंदर हम देखते हैं कि जायान के फेस पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था और दूसरे स्टूडेंट जल्दी से डोर के पास इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं कि बाहर सारे ज़ॉम्बीज मर चुके होंगे, जल्दी करो, डोर को ओपन करो। ये बोलते हुए वो डोर को ओपन कर देते हैं। जैसे ही डोर ओपन होता है तो उनके सामने अचानक से एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखकर दोबारा से वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। वो ज़ॉम्बी रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ने का ट्राई करता है। इतने में एक सोल्जर जल्दी से आगे बढ़कर
उस ज़ॉम्बी को अपने पाँव से कुचल देता है। ऐसे ब्रूटल सीन को देखकर उन सभी को वॉमिटिंग आने लगती है और वो जल्दी से अपने फेस पर हाथ रखकर वहां से दूर हट जाते हैं, जिसकी इस हरकत को देखकर हमारा मेन लीड सीरियस फेस के साथ उससे बोलता है, मार्क तुम कितने गंदे हो। जिस पर वो ऑकवर्डली हंसते हुए बोलता है, मैं बस डर गया था कि हमारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा नाजुक हैं, कहीं वो इन पर हमला ना कर दे, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी अपने पैरों का यूज़ कर लिया। जिस पर हमारा मेन लीड अपने स्वॉर्ड को वापस रखते हुए सीरियस लुक के साथ उसकी तरफ देखकर बोलता है, जब तक तुम अपने शूज़ क्लीन ना कर लो तब तक मेरे एयरक्राफ्ट में एंटर होने का सोचना भी मत। वैसे गाइस, इस सीरियस लुक के साथ भी हमारा मेन लीड कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। इस सारे टाइम ज़ाओयान का ध्यान सिर्फ हमारे मेन लीड की तरफ ही था। वो काफ़ी गौर से उसी को देखे जा रहा था, जिसे ऐसे देखता देखकर एक फीमेल सोल्जर उसके पास आकर बोलती है, बच्चे अगर तुम ऐसे ही कर्नल बर्टन को घूरते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर इन ज़ॉम्बीज़ को खिला दूंगी। जिसकी वॉइस को सुनकर ज़ायान थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है, क्या ये हाइन बर्टन है? जिसे सोचते ही उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं और वो उसे एयरक्राफ्ट में जाते हुए देखने लगता है। इसके बाद हम एयरक्राफ्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि फाइनली हम बेस पर वापस जा सकते हैं। इस पर दूसरा बोलता है, जब हम बेस वापस चले जाएंगे तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा बात लूँगा और फिर बाहर जाकर मैं ब्लडी चेरी वाइन को ऑर्डर करूँगा। जिस पर तीसरा स्टूडेंट बोलता है, मैं तो बस सोना चाहता हूँ। इतने में एक सोल्जर वहाँ आकर बड़ी से स्माइल करते हुए बोलता है, हे रोकीज, हमें माफ़ करना, हम तुम लोगों को बेस पर वापस नहीं ले जा रहे, हमें एक और मिशन कंप्लीट करना है। हमें 200 साल पुराने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जाकर कुछ न्यूक्लियर मटेरियल्स को इकट्ठा करना है। 2 टेक्नीशियंस जिन्हें ये काम करना था, ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें खा लिया है। मुझे तुम लोगों में से 2 लोग पिक करने हैं। जिसकी ये बात सुनकर स्टूडेंट्स आपस में गॉसिप करते हुए बोलते हैं, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी तो ज़ॉम्बीज़ ही होंगे, वो ज़ॉम्बीज़ भी हमें खा सकते हैं। चाहे जो भी हो जाए, मैं तो नहीं जाऊँगा। इतने में वो पर्सन बड़ी सी स्माइल करते हुए एक स्टूडेंट के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, कर्नल वाइट, तुम्हें तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, तुम यहाँ अकेले हो जिसका रैंक ए है। जिसकी ये बात सुनकर वो स्टूडेंट तो सदमे में आ गया था। इसके बाद वो पर्सन अपने फेस को दूसरे स्टूडेंट की तरफ टर्न करते हुए बोलता है, और दूसरा वो कौन जाना चाहेगा? जिस पर कर्नल वाइट जल्दी से खड़े होकर दूसरे स्टूडेंट को बचाने के लिए बोलता है, मैं चल तो रहा हूँ ना। जिस पर वो सोल्जर ब्राइट से स्माइल करते हुए कैजुअल वे में बोलता है, क्या होगा अगर तुम मर गए तो हमारे लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन खोलेगा? जिस पर वो कुछ सोचते हुए ज़ायान को देखने लगता है और फिर बोलता है, तो ज़ायान, कैसा रहेगा कि तुम हमारे साथ चलो? जिस पर ज़ायान उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, इतने सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ मैं ही हूँ जिसका तुम्हें नाम पता है, क्या मेरा नाम तुमने गलती से ले लिया? वो ये सोच ही रहा था कि इतने में वो सोल्जर जल्दी से आगे बढ़कर ज़ायान की आर्म को पकड़ कर खड़ा करते हुए बोलता है, तो ठीक है, सब कुछ सेटल्ड हो गया। जिसकी ये बात सुनकर ज़ायान मन में सोचने लगता है, सेटल होने का क्या मतलब है? किसी ने मेरा ओपिनियन तो पूछा ही नहीं। मगर वो सोल्जर तो उसे पकड़ते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वो दोनों एयरक्राफ्ट के डोर के पास खड़े थे कि इतने में हमारा मेन लीड कर्नल बर्टन आता है और बोलता है, मार्क, हम पहुंच चुके हैं, चलो चलें। इसकी वॉइस को सुनकर ज़ायान थोड़ा चौंक जाता है। इसे देखते ही मार्क वाइट को पकड़कर बोलता है, तो चलो, मैं पहले नीचे जा रहा हूँ। ये बोलते ही वो क्राफ्ट से जंप लगा देता है। जिसे ऐसे जंप करता देखकर तो ज़ायान चौंक जाता है और हम देखते हैं कि वाइट की हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। जिसकी ऐसी हालत को देखकर माँ को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उनके जंप लगाने के बाद ज़ायान अपने फेस को टर्न करके कंफ्यूज लुक के साथ कर्नल बर्टन को देखता है। जिस पर कर्नल आगे बढ़कर उसके बिल्कुल क्लोज चला जाता है और फिर उसकी कमर से पकड़कर सीरियस फेस के साथ बोलता है, अगर तुमने ज़रा सा भी शोर किया तो डायरेक्टली मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जिसे अपने इतने क्लोज देखकर ज़ायान काफ़ी ज़्यादा शौक था और वो कंफ्यूज लुक के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। गाइस, आप सभी लोग जल्दी से मुझे ये बताएं कि आपको हमारा ये कपल कैसा लगा। वो अभी उसे देख ही रहा था कि इतने में
बर्टन भी वहाँ से जंप लगा देता है, जिसकी वजह से ज़ायान ने भी अब उसे कस के पकड़ लिया था। ओह सच में ये कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। जैसे ही वो ज़मीन के थोड़ा क्लोज आते हैं तो हमारा मेन लीड ज़ायान को छोड़ देता है। अचानक से ऐसे छोड़ने की वजह से बेचारा ज़ायान तो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरता है। उसे तो समझ ही नहीं आती कि उसके साथ अचानक क्या हो गया, और वो मुंह बनाने लगता है। लैंड करते ही कर्नल बर्टन अपनी वेपन को निकालते हुए उसे बोलते हैं, तुम्हें मेरे कमांड्स मानने हैं और मेरे पीछे ही रहना। अगर तुम मुझ पर थोड़ा सा भी बोझ बने तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। वो ये बोलते हुए थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करता, जिसकी ये बात सुनकर ज़ायान बेचारा तो लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने का ट्राई करता है। वो भी खड़ा हो ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन काफ़ी तेज स्पीड के साथ ज़ोंबी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों हाथों में वेपन लिए कंटिन्यूसली एक के बाद एक ज़ोंबीज को मारे जा रहे थे, और उनका ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। जिन्हें ऐसे लड़ता देखकर ज़ायान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और मन में सोचने लगता है, ये हाइन बर्टन है। इसे देखकर ये पता लग रहा है कि स्पेशल फोर्सेस इसे इतना ज़्यादा क्यों मानती हैं। ये उनमें सबसे सुपीरियर है। अचानक से मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है कि जब तक मैं इस मैन को फॉलो करता रहूँगा तब तक मुझे कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। वो वहाँ खड़ा ये सोच ही रहा था कि इतने में अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे अपनी तरफ आते हुए ज़ायान भी फील कर लेता है, और वो जल्दी से उसकी तरफ देखने लगता है, मगर वो कुछ भी कर नहीं पाता। वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। उसे शायद ये लगा था कि अब उसका लास्ट टाइम है। वो ज़ॉम्बी उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका था, मगर इससे पहले कि वो उसे कोई हार्म पहुंचाता, कर्नल बर्टन अपने स्वॉर्ड के साथ उस ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं। वो तेज़ी से उसके पीछे आ चुके थे और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से उसे अपनी आर्म्स में कवर करके बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि मेरे पीछे रहना। मगर ज़ायान तो अभी भी शौक में था। उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे जाते हुए देखकर ज़ायान दोबारा से मन में सोचने लगता है, ये पर्सन सच में बहुत आगे बढ़ चुका है। आखिर इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। अचानक से सामने आने के लिए इसे तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। इसके बाद हम न्यूक्लियर पावर प्लांट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मार्क वाइट से बोलता है कि चलो इसे ओपन करो, जिस पर वाइट घबराते हुए उस डोर को चेक करने लगता है और बोलता है, ये डोर तो बहुत पुराना है। आजकल तो हर चीज़ कंप्यूटराइज हो चुकी है और टर्मिनल के बिना मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ओपन करना है। जिसकी ये बात सुनकर माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से उसे पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने भी क्या बोला? मुझे लगा कि तुम टैग गाय कुछ तो स्पेशल हो गए, शायद मुझे तुम्हें ज़ॉम्बीज़ के सामने ही फेंक देना चाहिए था। ये बोलते हुए वो वाइट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कर्नल उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिस पर अब मार्क उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बॉस अब हम क्या करेंगे, क्या हमें इसे उड़ा देना चाहिए? जिस पर कर्नल उसे बोलता है कि डोर की ये साइड यूरेनियम से बनी है, मतलब कि हम इसे उड़ा नहीं सकते। जिसे सुनकर अब माँ की नज़र कर्नल के साथ खड़े ज़ायान पर पड़ती है। वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, हे रॉकी तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसकी ये बात सुनकर अब कर्नल भी ज़ायान की तरफ देखने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि डोर को ओपन करो। जिसकी ये बात सुनकर ज़ायान उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, ये तो ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं जैसे इन्हें पहले से ये बिलीव है कि मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। ये कमांड सुनते ही वो यस कर्नल बोलकर डोर को ओपन करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और साथ ही साथ वो मन में ये भी सोच रहा था, डैम इट, इसने बोला कि डोर को ओपन करो और मैं बिना कुछ सोचे समझे डोर ओपन करने आ भी गया। क्या होगा अगर मैं ये ना कर सका? वो मन ही मन खुद पर गुस्सा करते हुए डोर को चेक करने लगता है और कुछ सोचते हुए बोलता है कि ये चीज़ तकरीबन 200 साल पुरानी है, मगर अभी इसकी सारी पावर बंद है। सबसे पहले हमें इसे पावर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जिस पर मार्क काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए उससे पूछता है, क्या अकेडमी में वो तुम्हें ये सब कुछ भी पढ़ाते हैं? जिस पर ज़ायान रिप्लाई करता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने हिस्ट्री बुक में ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। वैसे मुझे ठीक से तो नहीं पता, मगर मुझे लगता है कि अगर इतने सालों बाद भी इस डोर को पावर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए
तो ये डोर खुद ब खुद ही ओपन हो सकता है। ये बोलते हुए साथ साथ वो उस डोर के वायर्स को ओपन करके उन्हें पावर के साथ कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। कनेक्ट करने के बाद वो बोलता है कि अब हमें सिर्फ टर्मिनल के साथ इसका पासवर्ड गैस करना है, और वो बड़ी इजी से पासवर्ड भी गैस कर लेता है। पासवर्ड एंटर करने के बाद मार्क जल्दी से आगे बढ़कर डोर को ओपन करने लगता है। डोर ओपन करने के बाद वो सभी लोग उस पावर प्लांट में एंटर कर जाते हैं। ज़ायान और वाइट काफ़ी क्यूरियोसिटी से पावर प्लांट में इधर उधर देख रहे थे, और दोनों सोल्जर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आगे आगे चल रहे थे। इतने में मार्क को कुछ चीज़ नज़र आती है, जिसे देखकर वो स्माइल करते हुए बोलता है कि ये रहा वो, जिसके अचानक से ऐसा बोलने की वजह से ज़ायान थोड़ा डर जाता है और डर के मारे थोड़ा पीछे हट जाता है। मगर उसके पीछे तो कर्नल बर्टन थे, और वो जाकर उनके साथ टकरा जाता है, जिस पर मार्क उससे बोलता है, हे टैग गाय, तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। वैसे टैग गाय, क्या तुम हमारे बॉस में इंटरेस्टेड हो? तुम कंटिन्यूसली बार बार हमारे बॉस से टकरा रहे हो। जिसकी ये बात सुनकर ज़ायान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और जल्दी से खुद को संभालते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलकर वो अपनी गर्दन को सहलाते हुए थोड़ा आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन भी उसी की तरफ ही देख रहे थे, जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर मार्क स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या प्लीज़ जल्दी से तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। हम देखते हैं कि ज़ायान आगे बढ़कर उसे ठीक करने लगता है। उसे ठीक करते हुए ज़ायान मन में सोचने लगता है, हाइन बर्टन में इंटरेस्टेड होना तो खुदकुशी करने के बराबर है। एक्स वायरस की वजह से स्पेशल टास्क फोर्स की न सिर्फ फिजिकल फिटनेस और उनकी बॉडी की हीलिंग एबिलिटी बढ़ती है, बल्कि मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों में भी ये बिल्कुल पागल होगा, और शायद मैं इसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगा। ये सब सोचते हुए अचानक ही वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है, वेट, मैं अपने और हाइन बर्टन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? शायद ऐसा इस वजह से है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। इसके अचानक से ऐसे चौंकने की वजह से कर्नल हाइन भी थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो भी उसके पीछे खड़े होकर कंटिन्यूसली उसे ही देखे जा रहे थे, जिस पर कर्नल बर्टन उसे चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में ज़ायान अपने काम को कंप्लीट करने के बाद खड़े होते हुए बोलता है कि ये हो गया, और जैसे ही वो अपने फेस को पीछे की तरफ टर्न करता है तो उसके लिप्स कर्नल हर्टन के लिप्स के साथ जाकर मिलते हैं, और उन दोनों की अनइंटेंशनल किस हो जाती है। और इसी मोमेंट के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करते जाएं, और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।